नए चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये वैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब थोड़ा थ्योरी सा लगेगा आपको, लेकिन इसमें जो बातें हम सीखते हैं ना तो वैसे इंपॉर्टेंट होती है, मतलब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए या फिर हमारी अकाउंटिंग लाइफ के लिए। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट इसमें हमको जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसे इसमें सबसे पहली टर्म लिखनी है आपको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन करके पहले थोड़ा सा लिखते हैं, फिर समझाता हूँ। तो डैश डाल के लिखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर the rules adopted by accountants universally, by accountants universally, full stop. They are the norms, they are the norms or the rules which are followed in accounting transactions, which are followed in accounting transactions। तो इसमें कीवर्ड हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो रूल्स को आप हाईलाइट कर सकते हो या ब्लॉक बना सकते हो, या फिर नॉर्म्स को भी आप हाईलाइट कर सकते हो या ब्लॉक बना सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको कहते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, जैसे बचपन में आपने इंग्लिश सीखी थी, हिंदी सीखी थी, तो किसी भी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश के रूल्स होते हैं बहुत सारे, है ना, कि सिंगुलर है तो इज़ लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ, लड़का है तो ही लगाओ, लड़की है तो शी लगाओ। ये रूल्स पढ़े थे आपने, है ना। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम अभी अकाउंटिंग करेंगे धीरे धीरे, तो अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं जिनको सारी दुनिया में सारे अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली फॉलो करते हैं, तो उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर ना वैसे इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें एक तरह से अकाउंटिंग के सारे रूल्स के बारे में, मतलब प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स, एक तरह से जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। फिर इसी में लिखते हैं, इसी के आगे, इट इज़ डिवाइडेड इनटू। अब इनको हमने डिवाइड कर दिया दो चीज़ों में। एक को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, तो आप भी लिख लो मेरे साथ, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। और सेकंड बी, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया अपने स्टडी के पर्पज़ के लिए। एक को हम बोल देते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक को हम बोल देते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा, जो हमारा फोकस एरिया रहेगा। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दैट इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, और बी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस के भी आगे छोटा सा लिख लो आप, क्या होता है, दैट इज़ आउटकम ऑफ, दैट इज़ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, that is outcome of accounting practices which have been followed over the years, which have been followed
ओवर द ईयर्स। तो बेसिकली ये हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का क्या मतलब होता है? अच्छा, कन्वेंशन वर्ड का क्या मतलब होता है वैसे इन जनरल? कन्वेंशन बिना पढ़े, इंग्लिश वाला मीनिंग बिना पढ़े, कन्वेंशन का क्या मतलब है? तो नॉर्मल कन्वेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जो फॉलो करते हैं हम, मतलब इसको प्रथा बोलते हैं हिंदी में, या आप इसको ट्रेडिशन बोल सकते हो, उसको कन्वेंशन बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में जब कोई बड़ा आता है तो हम उसके पैर छूते हैं। तो ये प्रथा हमारे घर में बहुत सालों से चल रही है, मतलब मेरे घर में तो वो इतने साल से चल रही है कि हमारे घर में वो रूल बन गया। हमारे घर में वो क्या बन गया? रूल बन गया, क्योंकि वो इतने सालों से प्रथा चली आ रही है, इतने सालों से वो ट्रेडिशन चला आ रहा है, इतने सालों से वो कन्वेंशन चला आ रहा है। तो इसी प्रकार अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सालों से चली आ रही हैं, सालों से चली आ रही हैं, मतलब ईयर्स आफ्टर ईयर्स, ईयर आफ्टर ईयर लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आज वो क्या बन गए? रूल्स बन गए। तो जैसे हमारे घर में बुज़ुर्गों का पैर छूना सालों से एक प्रथा चली आ रही है, तो हमारे घर में वो एक नियम ही बन गया। तो आज मेरे घर में जब कोई बुज़ुर्ग आता है तो मैं भी पैर छूता हूँ, क्योंकि वो क्या बन गया? हमारे घर में रूल बन गया। तो ऐसे अकाउंटिंग में भी मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हम सीखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, जो ओवर द ईयर्स मतलब फॉलो करते करते रूल बन गए। तो पूरे चैप्टर में बेसिकली बस हमको ये पढ़ना है कि ऐसे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे क्या क्या रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इस पर बेस रहेगा, लेकिन पहले मेरा आज का फोकस रहेगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पर। तो पहले मैं आपको ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मतलब इंट्रोडक्शन का पॉइंट था। तो आप इसके नीचे सेंटर ऑफ द पेज एक मेन हेडिंग की तरह डाल सकते हो। तो हम सीखेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैसे तो इस चैप्टर में। तो जो जो इंपॉर्टेंट भी होते रहेंगे मैं खुद ही मार्क कराता रहूँगा आपको। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो इस टॉपिक का क्या मतलब है पहले कौन बच्चा बता सकता है? जिसने स्कूल में पढ़ा हो वो, जिसने नहीं पढ़ा तो उसको तो नहीं पता चलेगा। नहीं मतलब टॉपिक का मतलब क्या, मैं क्या सिखा क्या रहा हूँ, हम पढ़ क्या रहे हैं? ये कभी चेंज नहीं होते। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बिल्डिंग क्या होती है, आप कह रहे हो जो कभी गिरती नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मीनिंग क्या है, मतलब ये हम पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट इज़ द टॉपिक, टॉपिक का मतलब क्या है। तो पहले तो वही समझ लो टॉपिक का मतलब क्या है। देखो, आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप कौन हो बताओ, बोलो अकाउंटेंट, कौन हो आप? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? आपका काम क्या है? अकाउंटिंग करना। बोलो क्या करना? अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग करना आपने चैप्टर 1 में सीखा था, बताओ क्या होता है अकाउंटिंग करना? IMRC SAC। हाँ मतलब सब कुछ एक ले लिया ना हमने, IMRC SAC सब कुछ करना, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, ये सब करना। ठीक है, तो अब कल को जब मान लो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, है ना, मान लो ये कंपनी बना दी, मान लेते हैं आपकी रिलायंस कंपनी में नौकरी लग गई। मुकेश अंबानी जी ने कहा आइए आज से आप हमारे अकाउंटेंट हैं, है ना, और आपको हमारी अकाउंटिंग करनी है। तो मुकेश अंबानी जी ने आपको बुला लिया अपने पास कि आइए आपको हमारी अकाउंटिंग करनी है। तो जब भी कोई भी अकाउंटेंट, पूरी दुनिया में कोई भी अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है तो वो अपने मन में 3 बातें, अपने मन में कितनी बातें, बोलो ना कितनी बातें,
3 बातें एज्यूम करता है। वो अपने मन में कितनी बातें एज्यूम करता है? 3 बातें। अच्छा, एज्यूम करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप जब आए पढ़ने तो मैंने भी 3 बातें अपने मन में एज्यूम कर ली थी आपकी शक्ल देख के। आपकी शक्ल देख के मैंने एज्यूम कर लिया था कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने एज्यूम कर लिया था कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं। मैंने एज्यूम कर लिया था कि आप बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। तो इसका मतलब 3 बातें मैंने अपने मन में क्या कर ली? सोच ली, मान ली, एज्यूम कर ली। वो अलग की बात है, हकीकत कुछ और, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैंने 3 बातें अपने मन में क्या कर ली? एज्यूम कर ली। तो जब भी कोई भी अकाउंटिंग करता है तो अकाउंटेंट कितनी बातें एज्यूम करता है? 3 बातें। तो इस टॉपिक को कहते हैं, मतलब इसे बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो दुनिया का हर अकाउंटेंट अपने मन में 3 बातें एज्यूम करता है जब भी वो किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करता है। तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। समझ आ गया टॉपिक? तो लिखवाऊँ वो 3 बातें क्या एज्यूम करता है? बोलो ना हाँ या ना। मतलब टॉपिक क्लियर हो गया पहले? चलो, तो 3 बातें हमें एज्यूम करनी होती हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1। तो फर्स्ट हमें एज्यूम करना है, इसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा लिख सकते हो आप, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, गोइंग कंसर्न। चलो, तो पहले एक लाइन लिखते हैं, फिर समझा देता हूँ। गोइंग कंसर्न, बाकी क्या होता है अगर पढ़ लिया तो क्या मतलब है? ठीक है, तो यही लिखते हैं पहले एक लाइन कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable future. Business will continue for a foreseeable future and there is no intention to close the business, and there is no intention to close the business. चलो, तो पहले इतना लिख के आपसे पूछता हूँ कि भाई इस लाइन का क्या मतलब है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। तो बताओ, आपको अपने मन में पहली बात क्या सोचनी है? मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा आपकी शुरुआती बात को। मतलब हम बिज़नेस सेट नहीं कर रहे, हम तो ओनर नहीं है, हम इसमें कौन है? अकाउंटेंट। हम तो मुंशी हैं, हम तो रिलायंस कंपनी में जॉब करने जाते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वो स्टार्टिंग चेंज कर दी। तो हम मालिक नहीं हैं, हम कौन है इसमें? मुंशी, अकाउंटेंट है। तो जब आप रिलायंस कंपनी में जाओगे काम करने तो आप सबसे पहले मन में क्या सोचोगे कंपनी के बारे में? हाँ, कि ये बिज़नेस जो है ये कभी बंद नहीं होगा। तो आपको ऐसा सोचना है, ये सिर्फ ध्यान रखना है, सिर्फ सोचना है। बच्चा कई बार मेरे से क्वेश्चन करता है, सर ऐसा कैसे, बिज़नेस तो बंद हो सकता है। तो होने को तो आप भी नालायक हो सकते हो, होने को तो आप भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो, लेकिन मैंने मन में क्या सोचा कि आप अच्छे बच्चे हो, आप डिसिप्लिन्ड बच्चे हो, आप हार्ड वर्किंग बच्चे हो। तो हमको ये सिर्फ मन में क्या करना है? सोचना है। तो समझ आया पहले फर्स्ट पॉइंट? तो बिज़नेस हमको सोचना है कि चलता रहेगा और देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिज़नेस, और हम इसको बंद नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, इसी के नीचे सेकंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, बिकॉज of this assumption, comma, distinction between current assets and non-current assets
current assets and non-current assets are made. Because of this assumption, distinction between current assets and non-current assets are made. तो ये अच्छा पॉइंट है, कई बार MCQ में पूछ लेते हैं कि इस अजम्पशन की वजह से हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच में डिस्टिंक्शन करते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब है डिफरेंस करते हैं। तो ये कैसे? तो पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, करंट एसेट कौन से होते थे? जो बिज़नेस में 1 साल से कम के लिए आप यूज़ करते हो और कन्वर्टेड इनटू कैश। वेरी गुड। और नॉन करंट एसेट? और जिसको 1 साल से ज़्यादा के लिए आप यूज़ करते हो। तो अब देखो, जैसे अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि कल बिज़नेस बंद हो जाएगा, तो फिर क्या मैं 1 साल और 1 साल से ज़्यादा के बीच में डिस्टिंक्शन करूँगा? अगर मान लो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कल बिज़नेस बंद होने वाला है, तो क्या कोई भी चीज़ 1 साल या उससे ज़्यादा तक के लिए रहने वाली है? नहीं रहने वाली। तो क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि बिज़नेस तो चलता रहेगा, बिज़नेस तो चलता रहेगा, बिज़नेस तो चलता रहेगा, हम हमेशा ये सोचते हैं कि बिज़नेस तो 50 साल भी चलता रहेगा, 100 साल भी चलता रहेगा। तो इसीलिए हम ये डिस्टिंक्शन करते हैं कि जो चीज़ें खाली 1 साल तक चलेंगी उनको क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। उनको क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। और जो चीज़ें 1 साल से ज़्यादा चलेंगी उनको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। तो आप करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच में इसीलिए भेदभाव कर पाते हो क्योंकि आप ये सोचते हो कि बिज़नेस चलता रहेगा। तो समझ आया पॉइंट? तो बेसिकली बस इस अजम्पशन का मतलब ये है कि आपको अपने मन में सिर्फ क्या सोचना है, एक बार आप अपने मुंह से बोलो, क्या सोचना है? कि बिज़नेस चलता रहेगा, बस ये सोचना है। तो इसी की इंग्लिश कैसे बना दी वो दिखा देता हूँ। गोइंग का मतलब होता है चलते रहना, गोइंग का मतलब है चलते रहना, और कंसर्न का मतलब यहाँ पर होता है बिजनेस। कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो गोइंग मतलब चलता रहेगा, कंसर्न मतलब बिजनेस। तो क्लियर हो गया पहला असम्पशन? सबको समझ आया? बोलो ना यस या नो तो बोलो, या कुछ इसमें आपको डाउट है? गोइंग कंसर्न ठीक है, तो बताओ फिर अपने मुंह से बोलो, क्या सोचना है आपको? कि बिजनेस चलता रहेगा। चलो, तो एक तो सीख गए। अब सेकंड अजम्पशन लिखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 अजम्पशन का नाम होता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब वैसे नॉर्मल इंग्लिश भाषा में लगातार किसी चीज़ को करते रहना। तो अगर आप पूरे 1 साल तक रोज़ पढ़ाई करते हो तो हम क्या बोलेंगे कि आप कंसिस्टेंट हो, है ना। और कभी करते हो कभी नहीं करते हो तो इनकंसिस्टेंट हो। तो दूसरी अजम्पशन क्या सोचनी है वो लिखते हैं पहले। तो इसमें लिखना है अकाउंटिंग प्रैक्टिस once selected and adopted, should be applied consistently, year after year, तो पहले तो ये समझा देता हूँ कि क्या सोचना है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। चलो, तो कौन बच्चा बताएगा क्या मतलब है? तो जैसे मैं आपको अपनी एक प्रैक्टिस बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अपनी एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। जैसे मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के अपनी मदर के पैर छूता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो मैंने प्रैक्टिस फॉलो करी
अब ये प्रैक्टिस मैं बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ 20 साल हो गए, ईयर आफ्टर ईयर सेम प्रैक्टिस क्या करता आ रहा हूँ, फॉलो करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई वो एक बिहेवियरल प्रैक्टिस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब इसी तरह अकाउंटिंग में भी बहुत सी प्रैक्टिसेस होती हैं। अब वो क्या होती हैं वो तो आप धीरे धीरे समझोगे जब आगे पढ़ोगे, लेकिन अकाउंटिंग में भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। अब अगर आप कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल मतलब लगातार ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करे जा रहे हो या करते रहोगे, तो इस बात को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी। तो दूसरा अजम्पशन यही होता है कि हमें ये सोचना है कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस मैं एक बार सेलेक्ट कर लूँगा तो उसको मैं ईयर आफ्टर ईयर क्या करता रहूँगा, रिपीट करता रहूँगा। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि भाई सुबह 5 बजे उठ के हो सकता है अथर्व जो है वो सिर्फ पापा के पैर छूता हो, तो उसकी प्रैक्टिस अलग है, मेरी प्रैक्टिस अलग है। तो बहुत सारी तरह की प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। अकाउंटिंग में भी बहुत सारी तरह की प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। तो जैसे नाम देने के लिए दे देता हूँ, जैसे मान लो एक प्रैक्टिस का नाम है, ऐसे ही लिख रहा हूँ, मान लो एक प्रैक्टिस का नाम है, लेट्स से इस प्रैक्टिस को बोलते हैं SLM, बोलो आप भी, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। अब अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन ऐसी बोलने के लिए बोल दिया। मान लो एक प्रैक्टिस है, क्या प्रैक्टिस का नाम है, SLM। तो अगर मैंने एक बार ये प्रैक्टिस सेलेक्ट कर ली तो मैं हर साल ईयर आफ्टर ईयर कौन सी प्रैक्टिस ही फॉलो करता रहूँगा, SLM। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, कि आप एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को ईयर आफ्टर ईयर क्या करते रहोगे, फॉलो करते रहोगे। और अगर आप 5 साल करोगे तो, हाँ 5 साल पे रुकना नहीं है। आपने तो पहले क्या सोचा, अच्छा बाय चांस रुक गए तो क्या होगा, वो तो खैर मेरा क्वेश्चन था कि बच्चा भी पूछता है, मैं भी अब आपसे पूछता हूँ, मान लो 2 साल बाद मुझे चेंज करना है, मान लो, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, ये है मेरा क्वेश्चन। कि मान लो अब मेरे को नहीं छूने मम्मी के पैर सुबह उठ के, तो क्या मैं प्रैक्टिस चेंज कर सकता हूँ, हाँ कर तो सकते हो, कौन रोक रहा है। तो क्या हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो लिखते हैं सेकंड पॉइंट, बट पहला पॉइंट समझ आ गया, तो सेकंड पॉइंट लिखो मेरे साथ। वो एक फॉर्मेट में होती रहेगी, हाँ उसी के लिए। तो बिज़नेस में जो अकाउंटिंग हो रही है वो एक तरीके से होती रहेगी, लेकिन उसी पे मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं वो चेंज कर सकता हूँ। मान लो आज मेरा मन करा कि यार मेरे को ये प्रैक्टिस नहीं करनी, नाउ आई वॉन्ट टू चेंज, मुझे ये अकाउंटिंग बदलनी है, तो मैं वही क्वेश्चन है कि क्या मैं बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकता, बदल सकता हूँ। तो लिखते हैं ये बात, तो लिखते हैं जी नीचे सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसी में बी चेंज्ड, हम बदल सकते हैं अपनी पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी में बी चेंज्ड, हम बदल सकते हैं, ओनली, लेकिन कब बदल सकते हो बताओ। तो बच्चा तो कह देगा सर जब मन करे तब बदल लो, और वो कौन बताएगा एक्सट्रीमली नेसेसरी, वो तो आप कह दोगे सर बहुत ज़रूरत थी बदल दिया। तो हमें 3 बातें बता रखी हैं कि भाई 3 सिचुएशंस होंगी तभी बदलना है, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ, तो अकाउंटिंग पॉलिसी में बी चेंज्ड ओनली, आप अकाउंटिंग पॉलिसी को कब बदल सकते हो। तो सबसे पहले तो है इफ़ लॉ रिक्वायर्स, लॉ का मतलब, तो लॉ का मतलब होता है कानून। तो कभी कभी कानून बदल जाता है, कानून में चेंज आ जाता है,
तो कई बार होता है ऐसे कानून बदल जाता है, जैसे सरकार डीमोनेटाइजेशन लाई थी 2016 में, 1000 रुपये के नोट बंद हो गए थे, कानून बदल गया। या सरकार कुछ टाइम पहले जीएसटी लेकर आई थी, एक नया टैक्स सिस्टम था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कई बार लॉ बदल जाता है, कानून बदल जाता है। तो अगर कानून बदल गया तो फिर तो आपको भी अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ सकता है। तो हम कानून से ऊपर तो नहीं है। तो इफ़ लॉ रिक्वायर्स, दूसरा कब चेंज कर सकते हैं हम? इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन होता है, क्या होता है? तो है किसी को पता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो ये हमें बाद में सीखना है, इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा छोटा सा, तब बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए समझने के लिए आपको ऐसी फ़नी वे में बता देता हूँ। तो ये भी हमारे लिए एक तरह से छोटा कानून ही है। तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ए लॉ, ये भी एक लॉ होता है, जो हम वैसे बाद में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। और तीसरा कब चेंज कर सकते हो आप पॉलिसी? पहला तो चलो कानून ने बोल दिया तो चेंज कर लेंगे, दूसरा है छोटे कानून ने बोल दिया तो चेंज कर लेंगे। और कब पॉलिसी चेंज कर सकते हो? नेचुरल कैलेमिटी से हमें क्या? तो तीसरा होता है कंडीशन फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, अगर हमको लगता है कि पॉलिसी बदलने से ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो फिर हम पॉलिसी को बदल सकते हैं। तो मतलब इन नटशेल आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। लेकिन कब चेंज कर सकते हो? जब कौन बोले? लॉ बोले, या छोटा कानून बोले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर कौन बोले? बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। तो फिर आप पॉलिसी को बदल सकते हो। ठीक है, वरना कोई रीज़न नहीं। तो 3 ही रीज़नों की वजह से आप पॉलिसी, बस फिर डायरेक्टर जेल में, आप भी जेल में। फिर मुंशी को बुलाया जाएगा, भाई कौन है अकाउंटेंट जिसने बिना रीज़न के पॉलिसी बदल दी? फिर चलना जेल में, और क्या। ठीक है, तो समझ आ गई कंसिस्टेंसी? चलो, नहीं बे, देखो हम तो यही पढ़ेंगे ना कि खून नहीं करना, मर्डर नहीं करना। अब बाकी करने को आप कर दो तो उसमें मैं तो रोक नहीं सकता। तो हम तो वही पढ़ाएंगे, भाई आपको क्या करना है, बाकी मत करो, रोज चेंज करो पॉलिसी। ठीक है, तो पहली अजम्पशन क्या थी? गोइंग कंसर्न। उसका मतलब बताओ एक बार क्या था? कि बिजनेस चलता रहे और हम उसको बंद नहीं करेंगे। अकाउंटेंट, हम तो अकाउंटेंट गोइंग कंसर्न भी करता है, और अकाउंटेंट दूसरी बात क्या सोचता है, क्या एज्यूम करता है? कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का मतलब कि जो पॉलिसी या प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो वो ईयर आफ्टर ईयर क्या करते रहोगे? अगेन एंड अगेन फॉलो करते रहोगे, बदलोगे नहीं। और अगर बदलना भी हो तो कब बदलोगे? जब या तो लॉ बोलेगा, या छोटा लॉ बोलेगा, या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या हमें एज्यूम करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो नंबर 3 एजम्पशन लिखते हैं, इस पर आप स्टार भी लगा लेना, तो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये। तो थर्ड एजम्पशन को बोलते हैं, इसका नाम होता है एक्रूअल, ACCRUAL, एक्रूअल। तो ये मुझे पता है, शायद आपको ना पता हो। तो एक्रूअल क्या होता है लिखवाता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ। इसमें लिखना ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड when they are transactions are recorded when they are entered into, comma, not when
not when the settlement takes place, not when the settlement takes place। बस, तो इंग्लिश तो इसकी छोटी सी है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड when they are entered into, not when the settlement takes place। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को यूट्यूब पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया। थ्रू आउट द ईयर सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे MCQ हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट। तो देखो जी, तो इसको एक एग्जांपल से ही समझाना पड़ेगा मुझे। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आप सुनते रहना। एक केस दे रहा हूँ, एक केस स्टडी दे रहा हूँ। हमने 21 फरवरी को मान लेते हैं गुड्स बेचे, ठीक है, राजू को। क्या बेचे? गुड्स बेचे। किसको बेचे? राजू को। हमने कहा राजू ये लो गुड्स। तो हमने 21 फरवरी को राजू को गुड्स बेचे। तो पता है राजू ने हमें पैसे कब दिए? 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को राजू ने हमें पैसे दिए, कहा ये लो 5000 रुपीज़। तो 27 फरवरी को हमें पैसे मिल गए। तो ऐसा हो सकता है, पहले तो ये बताओ, ऐसा हो सकता है या आपको इसमें अजीब सा लग रहा है? कुछ हो तो सकता ही है। मेरा दोस्त है मान लो राजू, 5 दिन बाद पैसे दे रहा है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैंने राजू को 21 फरवरी को गुड्स बेचे, ठीक है ना, गुड्स सोल्ड करे, और राजू ने सेटल करा, मतलब पैसे दिए। सेटल का मतलब होता है पैसे देना या लेना। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, मैं लिख देता हूँ। सेटलमेंट का मतलब होता है पैसे देना या लेना, कुछ भी, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। तो राजू से हमको पैसे मिले 27 फरवरी को। तो अब मेरा बस आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है ना। मान लो ये रिकॉर्ड करना है, तो हमें ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करनी है वो कौन सी डेट वाले दिन करनी है? तो 2 ऑप्शन है अपने पास, 21 फरवरी जब गुड्स बेचे या 27 फरवरी जब सेटलमेंट हुआ। तो ये आपको कैसे पता? ऊपर इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है, तो सबने पढ़ ली ऊपर की इंग्लिश। ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई मैडम पूछ रही हैं। तो ये क्या हुआ फिर? गुड्स बेचना, हाँ, तो वही तो क्वेश्चन है। तो कब रिकॉर्ड करूँ आपके हिसाब से बताओ? वो तो आप कह रहे हो, आप कब कह रहे हो? नहीं, पता नहीं क्या भाई, 2 में से एक ऑप्शन दो, पता नहीं क्या। 27 को करूँ आपके हिसाब से? फिर 21 को दें? नहीं, रीज़न तो अभी बात की बात है, रीज़न तो अभी छोड़ो, पहले इंग्लिश तो पढ़ लूँ। तो इंग्लिश तो ये कह रही है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। इसका मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो हुई, जब वो हुई। इनकर्ड मतलब एंटर्ड इनटू, ना कि तब, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। तो मतलब जैसे आप इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह सोचो। जैसे आप अभी एक दुकान पर जाओ पेन खरीदने, ठीक है, वो आपको पेन दे देगा अभी और आपको बोलेगा कि एक काम करो दीदी, आपके पास अभी पैसे नहीं है, परसों दे जाना। सिंपल, फेयर इनफ। हाँ, तो अब वही क्वेश्चन है कि वो पेन जब बेचेगा वो कब रिकॉर्ड करे? आज करे या परसों करे? जब आप पैसे आज कर ले। तो एक्रूअल का मतलब यही होता है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस दिन वो होती है।
नहीं नहीं, ये एसेट लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेस की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पूछ रहे हो तो गुड्स बेचना जो होता है, कौन बच्चा बताएगा भाइयों क्या है? गुड्स सेल करके जो पैसा आता है, रेवेन्यू, राइट। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर पूछो तो रेवेन्यू। हालांकि उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं क्यों कंफ्यूज करने के लिए लाऊं बीच में, तो हटा रहा हूँ, वो तो आपने पूछा तो डाल दिया। लेकिन अभी फोकस करते हैं एक्रूवल पर। तो एक्रूवल का मतलब समझ आया क्या है? कि ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करनी है? जब हुई। हाँ बोलो अपने मुंह से, ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करनी है? जब हुई, ना कि जब। हाँ सेल ऑफ गुड एक ट्रांजैक्शन है, राइट। परचेज ऑफ गुड होता तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हमें कब रिकॉर्ड करनी है? जब वो होती है। कब नहीं करनी या कब नहीं करनी? जब सेटलमेंट होता है। तो इसको और हिंदी भाषा में अगर समझाऊं, इजी भाषा में, कि हर ट्रांजैक्शन हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो होती है, ना कि जब पैसे देते हैं या मिलते हैं। तो हमें पैसे लेने देने से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो होती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो वो आप रिकॉर्ड कब करोगे? जब वो हुई। पैसा चाहे पहले मिले या पैसा चाहे बाद में मिले, ये मतलब है। ठीक है? नहीं, ट्रांजैक्शन का मतलब पैसे इन्वॉल्व करना नहीं होता। ट्रांजैक्शन का मतलब तो होता है कुछ होना, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी होना इज ट्रांजैक्शन। तो हमने गुड्स बेच दिए तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। तो भी फिर 27 को। हाँ तो फिर गुड्स की सेल हम कब मानते? 27। ठीक है? मतलब गुड्स लेट बेचता, पैसे पहले ले लिए, हाँ, लेकिन गुड्स बेचे बाद में, ऐसा बोल रहे हो? हाँ तो फिर बाद में हाँ, तो उसको हम बोलते हैं कैश रिसीव्ड इन एडवांस। तो उसको फिर हम सेल नहीं बोलेंगे। लेकिन मतलब आप सेल की ट्रांजैक्शन पूछ रहे हो। हाँ हाँ, एक्रूवल में इस एग्जांपल में, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। आप सेल पूछ रहे हो ना कब रिकॉर्ड करोगे? तो सेल तभी रिकॉर्ड करोगे जब सेल हुई। पैसे चाहे आप पहले ले लो तो उसको बोलोगे एडवांस ले लिया, पैसे बाद में मिलेंगे तो वो लेट पेमेंट हो गई। लेकिन आप सेल अगर पूछोगे कि कब रिकॉर्ड करनी है, तो मैं बोलूँगा सेल कब रिकॉर्ड करनी है? जब सेल हुई। ठीक है? और कोई एग्जांपल दूं या समझ गए? समझ गए? तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे खरीदने की हो, बेचने की हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हमें कब रिकॉर्ड करना है? जब वो होती है। पैसे चाहे आपको पहले मिल जाएं, पैसे चाहे आपको बाद में मिल जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो क्लियर हो गया? चलो, तो अब एक लंबी गहरी सांस लेकर आपको ऊपर प्रोजेक्टर की तरफ देखना है, सब बच्चों को, और मुझे बताना है कि 3 बातें हम क्या एज्यूम करते हैं हमेशा। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। तो इसका कोड, छोटा सा कोड भी याद रखने का, GCA। तो G मतलब गोइंग कंसर्न, C मतलब कंसिस्टेंसी और A मतलब एक्रूवल। अब इनको रिवाइज करवाओ। गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब एक अकाउंटिंग पॉलिसी को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना है, और चेंज अगर करना है तो लॉ बोलेगा, तो छोटा लॉ बोलेगा तो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है? और एक्रूवल का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जब वो हुई, ना कि जब सेटलमेंट हुआ। तो क्लियर हो गया 3 असम्पशन? एक्रूवल, हाँ मतलब जर्नल तो खैर बाद में सीखेंगे, लेकिन जब हम सीखेंगे तो हम आपको एक्रूवल सिखाते हैं। तो दुनिया में एक्रूवल एक तरीका होता है अकाउंटिंग करने का, जो हम भी सीखेंगे, हम भी फॉलो करेंगे, तो फिर आपको और समझ आ जाएगा कि एक्रूवल क्या होता है। तो क्लियर हो गए अजम्पशंस? चलो, तो ये तो हो गए अजम्पशंस, है ना। अब इसके अलावा लेकिन कुछ और रूल्स होते हैं, वो लिखते हैं अलग से हेडिंग डाल के। तो अजम्पशंस तो बस 3 ही होती हैं, तो मतलब इसको मैं छोटा सा ऐसे क्लोज कर सकता हूँ।
तो हमारी अजम्पशंस तो सिर्फ 3 होती हैं जिनको हम अजम्पशंस बोलते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे रूल्स और भी होते हैं, तो कुछ 2-3 आपको लिखवा देता हूँ आज। तो इसको थोड़ा सा ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं कि अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कि भाई और कौन से रूल्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, बहुत ही इजी रूल्स हैं। नंबर 1 लिखते हैं। पहले का रूल का नाम होता है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो ये बहुत ही प्यारा रूल है अकाउंटिंग का। इसका नाम है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो इसमें आपको एक छोटी सी ड्राइंग बनानी है। तो एक तरफ आप बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूँ बिजनेस, दूसरी तरफ आप बनाओ प्रोप्राइटर। तो पहले तो आपसे पूछता हूँ, प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर। वेरी गुड। तो बताओ प्रोप्राइटर जो है बिजनेस में क्या लेकर आता है? वेरी गुड, शाबाश। तो जो वो मनी इन्वेस्ट करता है, राइट, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिल्कुल सही। चलो, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर प्रिंसिपल सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? मतलब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? या जितनी भी मतलब आपने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी पुराने चैप्टर में, डेटर, क्रेडिटर, ये वो, तो जितनी भी हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते हैं, जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, वो किसके नज़रिए से करते हैं, किसके पर्सपेक्टिव से करते हैं? श्योर? तो ये आपको कैसे पता? हाँ, क्योंकि मैं तो पहले से ही चिल्ला रहा हूँ बार बार कि हमेशा हमें बिजनेस के ही पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करनी है। तो बस इस प्रिंसिपल का यही नाम है, मतलब यही काम है। तो बस ये लाइन लिख लो आप, अकाउंटिंग इज़ डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंटिंग जो है हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो लिखो इसी में फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, owner and business are treated as separate entities। सेपरेट एंटिटीज़ को भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये प्रिंसिपल बस इतनी सी बात कहता है कि भाई ओनर और बिज़नेस जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं और हमें अकाउंटिंग बिज़नेस के नज़रिए से करनी है। बस सिंपल, कि हमें अकाउंटिंग किसके नज़रिए से करनी है? बिज़नेस के, ओनर के नज़रिए से नहीं करनी। तो हम जो भी टर्म्स बोलते भी हैं, मान लो आप कहते हो डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लाइबिलिटी, तो हम किसके एंगल से बोलते हैं? बिज़नेस के। तो इसका एक बार कई बार क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछता है कि इस बात का कोई एग्जाम्पल दो जो ये बात प्रूफ कर सके कि बिज़नेस और ओनर अलग अलग होते हैं। इस बात का कोई एग्जाम्पल दो जो ये प्रूफ कर सके कि बिज़नेस और ओनर अलग अलग हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और कैपिटल को भी बिज़नेस क्या ट्रीट करता है? एज अ लाइबिलिटी। तो ये लिख लो एग्जाम्पल, समझा देता हूँ। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। तो देखो ड्राइंग से समझाता हूँ।
तो ये मान लो बिजनेस है और ये ओनर है। मान लो आप ओनर हो, आपने बिजनेस को पैसे दिए, है ना, आपने बिजनेस को मनी दिया, या बिजनेस के एंगल से लिख लेता हूँ, बिजनेस ने पैसे लिए, है ना। तो बिजनेस इस पैसे को पता है क्या समझता है कि ये मैंने किसी और से पैसा ले रखा है। बिजनेस इस पैसे को भी लाइबिलिटी समझता है, कहता है ये मेरे लिए बोझ है, ये मेरे लिए क्या है, बर्डन। बिजनेस कहता है ये मुझे वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस तो कैपिटल को भी क्या ट्रीट करता है, लाइबिलिटी, क्योंकि वो ओनर को अलग मानता है। कहता है भाई तुम अलग हो, तुम ओनर होंगे, अपने घर के होंगे, मैं बिजनेस हूँ। तो बिजनेस जो है वो अलग होता है, ओनर जो होता है वो अलग होता है। तो इस प्रिंसिपल का बस यही काम है कि आपके मन में ये बात समा जाए कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। मतलब रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, किंगफिशर अलग है, विजय माल्या अलग है। बात समझ आ गई? तो क्लियर हो गया प्रिंसिपल? बोलो हाँ या ना। ओके, फिर लिखते हैं नंबर 2 प्रिंसिपल। नंबर 2 प्रिंसिपल भी हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था। वैसे इसका नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो मारो तुक्का। तो बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो इसमें लिखना है कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, transactions and events that can be measured in money terms are recorded, full stop. Accounting ignores qualitative aspects. Accounting ignores qualitative aspects. तो ये हमने ऑलरेडी वैसे चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, हमारे 2 मैनेजर्स की आपस में लड़ाई हो गई, क्या ये सब बातें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राइट, क्योंकि इसमें किसी में भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो अकाउंटिंग में आप वो चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। नहीं मतलब पैसे के लिए लड़ाई हो रही है तो, लेकिन कितने पैसों के लिए लड़ाई हुई, उससे बिजनेस को क्या मिलाया गया वो भी तो देखना पड़ेगा। तो हम सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, जो किस टर्म्स में है, मनी की टर्म्स में। तो आपको अगर अकाउंटिंग प्रोसेस याद हो, उसका कोड याद हो, आई के बाद अगला कोड क्या था, एम। तो एम का मतलब ही यही था ना, मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो समझ आ गया मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि हमें ट्रांजैक्शन बस जो मनी की टर्म्स में होंगी वो ही रिकॉर्ड करनी है, क्वालिटेटिव चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा प्रिंसिपल है, इम्पॉर्टेंट भी है। चलो तो इसमें आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो ठीक है। तो अथर्व आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने एक बिज़नेस शुरू करा, ठीक है।
अब बिज़नेस करते 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 आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15, 20, 25, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए मान लो, और भगवान ना करे 50 साल बाद मान लेते हैं बिज़नेस बंद हो गया। तो बिज़नेस जो है शुरू होता है और बिज़नेस जो है बंद भी हो जाता है 50 साल बाद, मान लेते हैं, एज्यूम कर रहा हूँ, ये मनगढ़ंत फिगर्स हैं, 50 साल। अब ये बताओ अथर्व भाई कि 50 साल बाद जब बिज़नेस बंद होगा तब क्या आप तब ये निकालोगे कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये है मेरा पहले आप सब बच्चों से क्वेश्चन कि बिज़नेस की एंड होने पर आप उसका प्रॉफिट या लॉस निकालोगे या पहले निकालोगे या कब निकालोगे? चलो मतलब ये मुद्दा है वैसे कि बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हुआ, ये कब निकालोगे, ये है मुद्दा। पहले निकालोगे। तो कब निकालोगे? पहले में कब? जब 48 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अकाउंटिंग ईयर के उसमें निकालेंगे। और अकाउंटिंग ईयर कितने टाइम पीरियड का होता है? 1 साल का होता है, राइट? हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, तो यही प्रिंसिपल है, इसीलिए इस प्रिंसिपल के नाम में पीरियड वर्ड आ रहा है, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि कोई भी कंपनी 1-1 साल के गैप में अपना प्रॉफिट या लॉस निकालती रहती है। हर साल के गैप में क्या निकालती रहती है? प्रॉफिट या लॉस। तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं करता कि बिज़नेस शुरू करा और सीधा एंड होने पर प्रॉफिट या लॉस निकाले। हर बिज़नेस अपना प्रॉफिट या लॉस कब निकालता है? हर साल, 1 साल के बाद। तो 1 साल काम करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फिर 1 साल काम करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फिर 1 साल काम करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो इस 1 साल के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, राइट। इसीलिए प्रिंसिपल का नाम पढ़ो, क्या पढ़ गया? इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो समझ आया पहले प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी बिजनेस कब निकालेगा अपना प्रॉफिट या लॉस? अकाउंटिंग पीरियड के बाद, मतलब 1 साल के बाद। 1 साल काम करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फिर 1 साल काम करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फिर 1 साल काम करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं छोटी सी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉमा लाइफ ऑफ अ बिजनेस, लाइफ ऑफ अ बिजनेस is broken into smaller periods. Life of a business is broken into smaller periods को अंडरलाइन कर लेना और ब्रैकेट में लिख लेना जनरली 1 year, ब्रैकेट क्लोज, and is known as accounting period, and is known as accounting period, और इसको हम बोलते हैं क्या? अकाउंटिंग पीरियड। तो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपनी लाइफ को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ लेते हैं, और जनरली एक पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है, और फिर वो कंपनी हर साल बाद क्या करती है? अपना प्रॉफिट निकालती है। तो समझ आएगा ना? चलो, तो एक लंबी गहरी सांस लो, और लंबी गहरी सांस लो। तो अब पहले वो देखते हैं जितना हमने पढ़ा, ताकि फिर 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा बस। तो सबसे पहले तो ये सीखा कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहले आप बताओ प्रिंसिपल किसे बोलते हैं? हाँ, तो सबको बोलना है, देखो भाइयों बहनों, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स या नॉर्म्स, ठीक है। फिर इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को तो बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो कितने थे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन?
3, वो हमेशा याद रखने हैं। तो एक बार बोलो अपने मुंह से, नंबर 1 गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, राइट। बाकी अब सुनना ध्यान से। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं करना। कंसिस्टेंसी मतलब एक पॉलिसी को हम ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करते रहेंगे, और अगर चेंज करना है तो या तो कानून बोलेगा तो, या छोटा कानून बोलेगा तो, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। और एक्रूअल का मतलब ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुई, ना जब सेटलमेंट हुआ। तो तीनों अजम्पशन ओके हो गई। फिर हमने छोटे छोटे 3 प्रिंसिपल पढ़ लिए। अब आज 3 ही पढ़ाऊँगा अभी तो। एक तो था अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, वो क्या बोलता है कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है, और हमें अकाउंटिंग किसके हिसाब से करनी है, बिजनेस के हिसाब से करनी है। दूसरा होता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है, क्वालिटेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और तीसरा आपने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है कि बिजनेस की लाइफ को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट को जनरली 1 साल या अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? चलो, तो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं आज की स्टडी के बाद। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो पहले आप लिखो क्वेश्चन नंबर 1, कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? What are the features of accounting principles? क्वेश्चन मार्क। तो इसके 3 फीचर्स लिखवा देता हूँ आपको कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या फीचर्स होते हैं, है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो पहला फीचर लिख लो, नंबर 1, दीज आर मैन मेड। मैन मेड को हाईलाइट कर लेते हैं। दीज आर मैन मेड, तो मतलब ये जो प्रिंसिपल हैं, क्या ये भगवान ने बनाए हैं कि इंसान ने बनाए हैं? इंसान ने बनाए, है ना, तो इसीलिए दीज आर मैन मेड। सेकेंड, दीज आर फ्लेक्सिबल, दैट इज नॉट रिजिड। These are flexible, that is not rigid. क्या ये प्रिंसिपल्स कभी चेंज हो सकते हैं या कभी भी चेंज नहीं होंगे? हो सकते हैं। ये प्रिंसिपल जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, समय के हिसाब से ये इवॉल्व हो जाते हैं, बदल भी जाते हैं। तो बहुत से नियम पहले चलते थे जो आज नहीं चलते। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते। तीसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या इनको हर कोई फॉलो करता है या कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते? सभी लोग फॉलो करते हैं। तो सभी अकाउंटेंट्स इसको पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, मतलब इनको हर कोई एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है, मानता है। तो क्लियर हो गया छोटा सा क्वेश्चन। और इसी तरह एक और क्वेश्चन है नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर the necessities of accounting principles? What are the necessities of accounting principles? Accounting principles क्यों ज़रूरी हैं, मतलब इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी नेसेसिटीज़ क्या हैं? तो लिख लो आंसर। तो क्यों ज़रूरी हैं, रूल्स क्यों बनाते हैं, आप बताओ। रूल्स ना बनाएं हम, क्या दिक्कत है, क्यों बनाएं फालतू में रूल्स, बच्चा तो कहता है। हाँ, तो लिखते हैं बिल्कुल, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। एक तो
तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ताकि, है ना, सभी लोग एक जैसा काम करें। दूसरा और क्यों करते हैं? राइट, टू इनेबल कंपैरेबिलिटी, क्योंकि सब एक जैसा काम करेंगे तभी कंपैरिजन भी हो पाएगा। अगर सब अलग अलग ही काम करेंगे तो फिर तो हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेस अलग हो जाएगा फिर तो कंपेयर करने के लिए भी रूल ज़रूरी है ना, ताकि सब लोग एक जैसा काम करें तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। और क्यों ज़रूरत होगी? चलो 2 अच्छे पॉइंट आपने बताए। और तो ये मैं लिखवाया, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन becomes useful only when accounting principles are followed. Only when accounting principles are followed. तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, लोग आपकी अकाउंटिंग पर ज़्यादा भरोसा करेंगे या मेरी अकाउंटिंग पर? बताओ, क्यों मेरी अकाउंटिंग पर ज़्यादा भरोसा क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा नॉलेज है, मैं ज़्यादा रूल्स फॉलो कर पाऊँगा। तो इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल्स के साथ फॉलो होकर बनी होगी वो ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो यूज़र उस पर ज़्यादा भरोसा कर पाएगा। अगर रूल्स ही फॉलो नहीं करे किसी ने और वो इन्फॉर्मेशन दे देगा किसी को, तो लोग उसको फिर ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाई गई होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो क्लियर हो गया पूरा? सबको समझ आया? चलो, थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।